दिस इज बॉय नमन गुप्ता और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के बारे में। ये जो डायबिटीज़ होती है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, जो कि 90 to 95% ऑफ द पॉपुलेशन में पाई जाती है। और हमारा जो देश है उसको डायबिटिक कैपिटल भी माना गया है। अब जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है इसके दो रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप होती है। पहला होता है हमारा जेनेटिक रिस्क फैक्टर और दूसरा होता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि हम अडाप्ट करते हैं। तो जो हमारा जेनेटिक्स फैक्टर होता है जो कि हम इनहेरिट करते हैं, इसमें होता है 30 लोकाई में पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। जो हमारे जीन्स होते हैं ऐसे 30 जीन्स के लोकाई है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिस जो कि इन्वॉल्व होते हैं इंसुलिन सिक्रीशन के काम में। तो दूसरा होता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसके अंदर हमारे दो फैक्टर्स आते हैं, पहला आता है ओबेसिटी और दूसरा आता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अब ये जो दोनों फैक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल से जो रिस्क फैक्टर जनरेट होगा 10x 5x जो भी एग्जांपल है वो अपने आप में अलग एक एडिशनल रिस्क फैक्टर जनरेट करेगा। ओबेसिटी अपने आप में अलग एक रिस्क फैक्टर जनरेट करेगी, दोनों का समअप होगा। हम डिस्कस करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है ये 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले हमारा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का फेज़, उसके बाद आता है हमारा बीटा सेल डिसफंक्शन का फेज़ और तीसरा फेज़ आता है जिसमें हमारे बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है जिससे कि इंसुलिनोपीनिया डेवलप होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंसुलिन होता है ये रिलीज हुआ, ये सेल पे जाके बाइंड करा। कौन से सेल के ऊपर? 3 सेल जहाँ पे हमारा इंसुलिन एक्ट करता है, लिवर, स्केलेटल मसल्स एंड हार्ट। तो ये उन सेल्स के ऊपर जाएगा, बाइंड भी करेगा पर अपना एक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो हैम्पर्ड हो जाता है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? ओबेसिटी। अब ओबेसिटी कैसे, जो इंसुलिन का पाथवे है नीचे, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे जो जिससे इंसुलिन सेल पे बाइंड करा, उसके बाद वो नीचे जो अपना एक्ट करना था वो एक्ट नहीं कर पाया। तो उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले ओबेसिटी। जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है ये बहुत ज़्यादा लिपोलाइटिक टाइप की होती है, मतलब कि लाइसिस होती है इसमें लिपिड्स का। अब लिपिड का लाइसिस होगा तो क्या होगा? फ्री फैटी एसिड जनरेट होगा। अब ब्लड में हमारा फ्री फैटी एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये फ्री फैटी एसिड हमारा ब्लड सेल के अंदर जाएगा, जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर फ्री फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा। पर बीटा ऑक्सीडेशन भी कितना होगा? एक लिमिट होगी, वो उसको रीच हो जाएगा जब हमारा सारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा। फिर जब ये एक लिमिट रीच हो जाएगी तब क्या होगा? हमारा फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट होगा DAG, डाई एस्ट्राइल ग्लिसरॉल में। अभी जो डाई एसाइल ग्लिसरॉल होता है ये हमारे जो सिग्नलिंग पाथवे होता है जिससे हमारा इंसुलिन नीचे पाथवे टायरोसिन काइनेस के थ्रू सेंड करता है हमारा ग्लूट को सेल ग्लूट रिसेप्टर को सेल के बाहर लाने में, ये सिग्नलिंग हमारा हैम्पर्ड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो ओबेसिटी दूसरे एक वे में हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है वो है कि जो ओबेसिटी होता है इसमें एडिपोकाइंस की सिक्रीशन कम हो जाती है जो कि होते हैं लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन। अब इन दोनों एडिपोकाइंस का काम क्या रहता है? ये हमारे इंसुलिन एक्शन को बढ़ाते हैं। पर इन जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है इसमें इन दोनों के लेवल्स कम हो जाते हैं। अब इन दोनों के लेवल्स कम हुए तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन का एक्शन हमारा कम हो जाता है। दूसरा है कि जो इन्फ्लामेशन होता है ये एक प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट डेवलप हो जाता है हमारा डायबिटीज़ में। अब प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट कैसे डेवलप हुआ? जो फ्री फैटी एसिड और ग्लूकोज जो हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ये क्या करते हैं, जो हमारा इन्फ्लामासोम रहता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुल जो हमारा इन्फ्लामासोम रहता है ये उससे बाइंड करते हैं और वहाँ पे जाके इंटरल्यूकिन 1 बीटा का सिक्रेशन कराते हैं। अब ये इंटरल्यूकिन 1 बीटा इंसुलिन के एक्शन को कम करवा देता है। इस सब से क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अब क्या खाली इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे डायबिटीज़ को डेवलप कराने में करा सकता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारा इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी कि प्री डायबिटिक कंडीशन तक ला सकता है, पर ये इन प्रॉपर ओवर डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं कराता है। प्रॉपर ओवर डायबिटीज़ में कन्वर्ट कराने के लिए हमारा बीटा सेल डिसफंक्शन होना ज़रूरी है। अब बीटा सेल डिसफंक्शन, बीटा सेल क्या होते हैं? जो हमारे बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। अब इसका डिसफंक्शन होना ज़रूरी है जिससे कि हमारा डायबिटीज़ डेवलप हो। अब क्या होता है, जैसे ही हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगा हमारे बीटा सेल ओवर वर्क करने लग जाते हैं और इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा करते हैं, तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है जिससे कि कुछ समय के लिए तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल रहता है वो मेंटेन रहता है। पर क्या होता है कि लिपोग्लूकोटॉक्सिसिटी हो जाती है, हमारे सेल के अंदर लिपिड्स का अमाउंट बढ़ गया और ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया, इससे इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। सेकेंड ये कि अब नॉर्मल इंक्रेटिन इफेक्ट होता है।
तीसरा होता है अमाइलॉइड। अमाइलॉइड डिपॉजिट हो जाता है किसका, सी पेप्टाइड का। अब हमारा जो बीटा सेल है बार बार इंसुलिन सिक्रिएट करेगा, तो इसके साथ जो सी पेप्टाइड सिक्रिएट होगा वो सेल के अराउंड जमा होते जाएगा, और उसकी वजह से अपना इंसुलिन का बीटा सेल का फंक्शन कम होते जाएगा। और चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स फैक्टर, जो कि हम यहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जेनेटिक्स इन्वॉल्व होता है। तो जेनेटिक्स का रोल कहाँ पे आता है, बीटा सेल डिसफंक्शन में। इन सब केस से होता क्या है, सिंपली जो बीटा सेल हमारा है जो ओवर फंक्शन करना चाहिए था, जो हाइपर इंसुलिनिया करना चाहिए था, वो करता है, पर इन सब केस में उसकी एक लिमिट जल्दी रीच हो जाती है, जो उसको एक नॉर्मली जैसे अगर वो 100 मॉलिक्यूल्स बनाने की कैपेसिटी रखता है, पर इन सब फैक्टर्स की वजह से उसकी कैपेसिटी 50 पे ही आ जाती है। वो 1 से 50 तक ही जा पाता है, 50 से 100 नहीं कर पाता है। इस वजह से हमारी हाइपर इंसुलिनीमिया होने के बावजूद ग्लूकोज कम नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी एक सर्टेन लिमिट रीच हो जाती है। इस स्टेज में हमारी डायबिटीज़ प्रॉपर डेवलप हो जाती है, जिसमें हमारे को सारे क्लिनिकल फीचर्स और हमारा HbA1c 6.5 से ज़्यादा सब दिखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, जब कुछ सालों बाद, जब तक हम अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो कुछ सालों बाद हमारे बीटा सेल ऐसे ही ओवर फंक्शन करते जाते हैं, ओवर फंक्शन करते जाते हैं, और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं इनके फंक्शन में। अब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, इनका डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है और बीटा सेल मरने चालू हो जाते हैं। अब बीटा सेल पहले तो ओवर फंक्शन करके हाइपर इंसुलिन में करा पा रहे थे, पर अब बीटा सेल ही नहीं बचे, तो इंसुलिन का सिक्रेशन और अपने आप कम होगा। ऐसे करके हमारा एक इंसुलिनोपीनिया, यानी कि इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, उसको हम इंसुलिनोपीनिया बोलते हैं। तो हमारी जो लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे हमको पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ता है, वो हमारी ये वाली स्टेज होती है जहाँ पे इंसुलिनोपीनिया डेवलप हो जाता है। थैंक्स, होप आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की पूरी पैथ फिजियोलॉजी समझ आई होगी। थैंक्स।